तो अब नेक्स्ट है आधुनिक उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म। शास्त्रीय उदारवाद का विकास औद्योगिक पूंजीवाद के उद्भव के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार जो आधुनिक उदारवादी विचार है वो औद्योगिकरण के आगे के विकास से संबंधित है। तो अगर क्लासिकल लिबरलिज्म को देखा जाए तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और आगे बढ़ा तब फिर ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो आगे बढ़ता है। इस प्रकार से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो शॉर्ट कमिंग थी, जहाँ पर मजदूरों को घंटों घंटों काम कराया जाता था, कोई सुविधा नहीं थी, तो उस पे जो लोगों का हित नहीं किया जा रहा था, केवल और केवल पूंजीपति के घर भरे जा रहे थे, उनको देखते हुए फिर यहाँ पर आधुनिक उदारवादी विचार है उस प्रकट होता है। औद्योगिक या औद्योगिकरण के विस्तार से क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर धन का विस्तार हुआ, लेकिन साथ ही मलिन बस्तियों, गरीबी, अज्ञानता और बीमारी का प्रसार भी हुआ। इसके कारण सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिला, लेकिन इसे नजरअंदाज करना कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि लग रहा था, मार्क्स भी फ्रंट पर आ रहा था और लग रहा था कि अगर इसको और बढ़ावा दिया गया तो आगे चल के कहीं क्रांति न हो जाए। औद्योगिक पूंजीवाद का आगमन अपने साथ समान समृद्धि और सभी के लिए स्वतंत्रता लेकर आया था, लेकिन बढ़ती जो सामाजिक असमानता थी, ऊंच नीच की, जो गरीब अमीर के बीच जो बढ़ता हुआ दायरा था, को दूर करने के लिए आधुनिक उदारवादियों ने राज्य के हस्तक्षेप से विकास को स्वीकार किया कि अब राज्य इंटरफेयर करे और वेलफेयर स्टेट वेलफेयर मोड में आ जाए। उन्होंने शास्त्रीय उदारवाद के व्यक्तिवाद को छोड़कर सामूहिकता को अपनाया। यह राज्य व व्यक्ति दोनों को महत्व देता है तथा अणुवादी समाज का विरोधी। 1960 के दशक के बाद सकारात्मक उदारवाद का उदय हुआ। यह राज्य प्रहरी राज्य की बजाय कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। तो अब ये कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की बात करता है। इसके उदय में मार्क्स की लाल क्रांति का भय, 1917 की रूस की साम्यवादी क्रांति, जेएस मिल की राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप के विचार, ग्रीन द्वारा 3 सामाजिक बुराइयों, अज्ञानता, नशाखोरी और निर्धनता के उन्मूलन हेतु राज्य की सकारात्मक कार्यवाही, कीन्स के कल्याणकारी आर्थिक दर्शन व बिवरेज रिपोर्ट जो कि 1942 में आई थी, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रीन क्या कहता है कि राज्य बाधाओं को बाधित करता है। राज्य बाधाओं को बाधित करता है। राज्य का आधार इच्छा है, ना कि शक्ति। तो इच्छा यानी लोगों की, जनता की इच्छा राज्य का आधार होना चाहिए, शक्ति फोर्स आधार नहीं होना चाहिए। और राज्य बाधाओं को बाधित करता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं और आपके पास जूते नहीं है, आपके पास ड्रेस नहीं है, तो राज्य उन बाधाओं में बाधा बनेगा और आपको वो ड्रेस वगैरह मुहैया कराएगा। या स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि के तात्विक पक्ष पर बल देता है। फिर आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बजाय तार्किक हस्तक्षेप पर बल देता है कि रेशनल इंटरफियर होना चाहिए। कि आप ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में इंटरफेयर करें, लेकिन रेशनली अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मजदूरों के हित बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनको भी स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार मिलना चाहिए और उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम करना चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। इसे कीन्सवाद कहा जाता है। आर्थिक क्षेत्र में कीन्सवाद द्वारा हस्तक्षेप का समर्थन किया जाता है कि अब राज्य जो इकोनॉमी का पहिया है उसको घुमाएगा अपने तरीके से। कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी कृति सिटीजन एंड चर्चमैन में किया था। आर्क बिशप टेम्पल ने। मैकाइवर की पुस्तक है मॉडर्न स्टेट भी कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। फिर 1942 में आई जो विलियम बीवरेज रिपोर्ट है की सिफारिशों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई क्लीमेंट एटली की सरकार ने, जो कि लेबर पार्टी की सरकार थी, ने लागू किया। अतः ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है, अ बोर्ड ऑफ वेलफेयर स्टेट। इंग्लैंड में इसका मुख्य समर्थक लास्की और कनाडा में मैकाइवर था। इसने सेवा धर्मी यानी सर्विस स्टेट राज्य का समर्थन किया कि राज्य अब लोगों की सर्विस करेगा, लोगों को पेंशन देगा, लोगों को रोजगारी देगा, लोगों को अच्छी सुविधाएं देगा, ये सब काम करेगा राज्य। सकारात्मक उदारवाद जब समाजवाद के निकट पहुंच जाता है तो इंग्लैंड में इसे फेबियनवाद के नाम से जाना जाता है, जबकि अन्य देशों में इसे प्रजातांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। आधुनिक उदारवाद को कभी कभी 20वीं शताब्दी के उदारवाद के रूप में वर्णित किया जाता है। आधुनिक उदारवाद की शुरुआत स्टुअर्ट मिल से मानी जाती है। स्टुअर्ट मिल ने जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात की थी, पर विषयक जो एक्शन है और जो स्व-विषयक एक्शन है उसके बारे में जो बात की थी, उससे हमें देखने को मिलता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह बात मानी थी। पर टी.एच. ग्रीन इसके वास्तविक शुरुआत करता रहे हैं, क्योंकि स्टुअर्ट मिल प्रारंभ में नकारात्मक उदारवादी था, तो शुरू में ये नेगेटिव लिबरलिज्म का सपोर्ट करता था। बाद में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में के 7वें संस्करण में के प्रकाशित हुई है, तो होने के बाद ये सकारात्मक उदारवादी हो गया। तो अगर इसे कैटेगराइज करना पड़े तो हम लोग इसको नेगेटिव लिबरल में ही कैटेगराइज करेंगे। और थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, ये ट्रांजिटरी थिंकर है, तो दोनों में आ सकता है ये, हालांकि ऑप्शन के हिसाब से आप टिक करिए।
प्रकाशित होने के बाद वो सकारात्मक उदारवादी हो गए, इसलिए मिल को नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद के बीच की एक कड़ी कहा जाता है। वही बात, आधुनिक उदारवादी है, सकारात्मक उदारवादी, मॉडर्न लिबरलिस्ट। तो इसके समर्थक हैं टी.एच. ग्रीन, लास्की, टॉनी हॉबहाउस, मैकाइवर, हॉब्सन, जी.एस.डी. कोल, जी.डी. रिची और अर्थशास्त्री इसमें कीन्स शामिल है। फिर आधुनिक उदारवाद के विशिष्ट विचारों में शामिल है इंडिविजुअलिटी, तो व्यक्तित्व इसमें शामिल है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है आपकी। सकारात्मक स्वतंत्रता, आपको पॉजिटिव फ्रीडम दी जाएगी, यानी आपको अगर आपके पास रोटी नहीं है तो रोटी दी जाएगी, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दिया जाएगा, मकान नहीं है तो मकान दिया जाएगा। कुल मिला के आपको सक्षम बनाया जाएगा कि आप भी जो अवसर की समानता मिली हुई है उसका फायदा उठा पाए। अब अगर आप भारत में दलित कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको अवसर की समानता है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार आपको आरक्षण देगी। यही है सकारात्मक स्वतंत्रता कि आपको कुछ करने की आज़ादी मिल रही है। सामाजिक उदारवाद, सोशल लिबरलिज्म की बात करते हैं। फिर आर्थिक प्रबंधन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ये भी महत्वपूर्ण विचार है, इसको पढ़ेंगे। तो इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान या गुणों की प्राप्ति के माध्यम से प्राप्त की गई आत्मपूर्ण यानी सेल्फ फुलफिलमेंट है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। तो जो हमारी पर्सनालिटी है वो हमें दूसरों से अलग करती है, जो मेरी पर्सनालिटी है मुझे दूसरों से अलग करती है। यही है एक आत्म पहचान या एक विशिष्ट पहचान व गुणों की प्राप्ति। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को उदारवाद के दिल, हार्ट ऑफ लिबरलिज्म के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्हें शास्त्रीय व आधुनिक उदारवाद के बीच पुल ब्रिज बनाने का काम किया। मिल का सबसे उदार कथन है कि व्यक्ति अपने शरीर व दिमाग पर संप्रभु है, तो ओवर हिज माइंड एंड बॉडी वन इज फुली सॉवरेन। हम अपने शरीर व दिमाग पर पूरी तरह से सॉवरेन है, हमें कोई गाइड नहीं कर सकता। मिल का मानना था कि प्रतिबंधों की अनुपस्थिति स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं। तो लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन ये स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। अगर हमें यूपीएससी क्रैक करनी है तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ना हो कि हम अच्छा दलित कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो हम इसमें भाग ही नहीं ले पाएंगे, तो लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। जैसा कि पहले अंग्रेज करते थे कि केवल जो अंग्रेज हैं उन्हें ही सिविल सर्विसेज में आने का मौका मिला करता था। और भारत के लिए जो काइंड ऑफ प्रोसेस थी बहुत ज़्यादा जटिल थी और दूर भी थी। इंग्लैंड में इसका पेपर हुआ करता, तो ये कि प्रतिबंधों की अनुपस्थिति तो रहे, पहली चीज़ तो प्रतिबंध न रहे, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अब आप इंग्लैंड में पेपर ले रहे हैं तो इससे क्या होगा? आप कहाँ से कोई जा पाएगा? यही बल्कि अनुसार स्वतंत्रता एक सकारात्मक व रचनात्मक शक्ति है। स्वतंत्रता व्यक्तियों को प्रतिभा, कौशल और ज्ञान प्राप्त करने तथा उनकी संवेदनाओं को निखारने में सक्षम बनाती है। तो कुल मिला के हमें सर्वांगीण हमारे विकास करने का काम करती है, हमें क्रिएटिव बनने का अवसर देती है। मिल ने व्यक्ति के विकासात्मक मॉडल की नींव रखी, जिसमें संतुष्ट की बजाय मानव के उत्कर्ष पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो इसमें संतुष्ट की बजाय मानव के उत्कर्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता। फिर पॉजिटिव फ्रीडम, तो शास्त्रीय उदारवादी विचार में स्पष्ट विराम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में टी.एच. ग्रीन के लेखन के कार्यों में आया। ग्रीन के लेखन ने हॉब्स व हॉब्सन जैसे आधुनिक नव उदारवादियों के विचारों को प्रभावित किया। ग्रीन ने स्वतंत्रता की शास्त्रीय उदारवादी अवधारणा को भी चुनौती देते हुए कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की केवल बाहरी बाधाओं को हटाती है। वही बात है कि बाहरी बाधा तो हट गई कि जैसे मान लो अंग्रेज लोग पहले क्या करते थे कि ये जो सिविल सर्विस का पेपर है पहले तो भारतीयों को देने ही नहीं मिलता था। फिर उन्होंने कुछ ऐसा मौका किया कि भारतीय उसमें शामिल हुए, लेकिन अब पेपर उसमें होने लगा। तो आप जैसे अंग्रेज मान लो कि अब पेपर ये भारत में करवाने लगे, तो ये बाहरी बाधाएं तो हट गई कि पेपर बाहर होने लगा, भारतीयों को भी इंक्लूड किया जाने लगा, ये सब तो ठीक, लेकिन व्यक्तिगत पसंद को स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति को, तो नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की केवल बाहरी बाधाओं को हटा देती है तथा व्यक्तिगत पसंद को स्वतंत्रता प्रदान करती है कि हम इसमें आना चाहते हैं या नहीं, सिविल सर्विस में आना चाहते हैं या नहीं, ये हमारी स्वतंत्रता प्रदान करती है, हमें पसंद की स्वतंत्रता प्रदान करती है। आर्थिक स्वतंत्रता शोषण का कारण बनती है तथा यहाँ तक कि है भूखे रहने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्टार्व भी बन जाती है। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक अपर्याप्त अवधारणा है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक अपर्याप्त अवधारणा है। हमें अब इसके लिए हमें अब सक्षम भी बनाना पड़ेगा कि हम उसका पेपर देने के लिए वास्तव में एलिजिबल हो जाएं, हमें ऐसी शिक्षा मिले, हमें ऐसे वातावरण मिले कि हम आईएएस बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम भी हो पाए। बाहरी वातावरण तो आपने हटा दिया, सबके लिए सेम प्रोसेस कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी आप कुछ व्यवस्था करिए, ये बात होती है। ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप से भी समझा जाना चाहिए। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने व प्राप्त करने को की क्षमता है।
व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने और प्राप्त करने की क्षमता है। हमारी पर्सनालिटी को विकसित भी करती है और हमें जो हम पर्सनालिटी चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आईएएस बनना चाहते हैं, तो उसको प्राप्त करने की क्षमता भी है। इसमें लोगों की व्यक्तिगत क्षमता को महसूस करने, कौशल व ज्ञान प्राप्त करने और पूर्णता हासिल करने की क्षमता भी शामिल है। सामाजिक बुराइयों से व्यक्तियों की रक्षा करके राज्य स्वतंत्रता का विस्तार कर सकते हैं। सामाजिक बुराई क्या है? वही है नशाखोरी, ये सब चीजें क्या है? सामाजिक बुराइयां। फिर न्यूनतम राज्य के स्थान पर सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियों की एक विस्तृत श्रृंखला उपयोग करके एक सक्षम इनेबलिंग स्टेट को अपनाया जाना चाहिए, जो लोगों को मदद करे उनके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, उनको अपने विकास करने में मदद करे। इनके अनुसार स्वतंत्रता अंततः नैतिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों में शामिल होती है। राज्य लोगों को अच्छा बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, यह केवल उन स्थितियों को प्रदान कर सकता है जिसमें वो अधिक जिम्मेदार नैतिक निर्णय लेने में सक्षम हो जाए। तो राज्य मजबूर नहीं करेगा कि आप आईएएस बनो, लेकिन आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको आरक्षण दे दिया, आप प्रोसेस सेम कर दी, आपको कुछ आर्थिक मदद भी कर दिया। हम देखते हैं ना जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं या जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको प्री पास करने के बाद कुछ पैसा भी दिया जाता है। तो ये राज्य कर सकता है। अब आपको फोर्स नहीं करेगी कि हाँ तुमको बनना ही है, क्योंकि अब राज्य और व्यक्ति के बीच का संतुलन बदल गया। सामाजिक उदारवाद, सोशल लिबरलिज्म। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी राज्यों व कई विकासशील देशों में राज्य के हस्तक्षेप में वृद्धि देखी गई। इस हस्तक्षेप ने धीरे धीरे सामाजिक कल्याण का रूप ले लिया। सरकार द्वारा गरीबी, बीमारी व अज्ञानता पर काबू पाने के लिए अपने नागरिकों को कल्याणकारी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया, जैसा कि भारत में किया गया था 1950-51 के बाद या आज़ादी के बाद। 19वीं सदी न्यूनतम राज्य की सदी थी, जबकि 20वीं सदी आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य बन गया। तो 20वीं सदी में जो आधुनिक राज्य है कल्याणकारी राज्य बन गया। नैनी स्टेट का उद्भव हुआ कि राज्य ही आपसे आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का इंतजाम कर रहा है, आपके पालने से लेकर कफन तक राज्य ही दे रहा है। तो ये नैनी स्टेट। इनके अनुसार व्यक्तियों में एक दूसरे के लिए सहानुभूति होती है, इसलिए उनका अहमवाद कुछ हद तक परोपकारिता अल्टुजम से जुड़ा होता है। ग्रीन के विचार समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने सामाजिक और सहकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था। इसी कारण ग्रीन को समाजवादी उदारवादी यानी सोशलिस्ट या सोशल लिबरलिस्ट कहा जाता है। सोशल लिबरलिस्ट कहा जाता है। ब्रेबिस रिपोर्ट जो कि 1942 में आई थी, नॉर्मल एंजन की रचना द ग्रेट इल्यूजन जो कि 1910 में आई थी, तथा ग्राहम बालाज की रचना द ग्रेट सोसाइटी कल्याणकारी राज्य का समर्थन करती। ब्रेबिस रिपोर्ट, द ग्रेट इल्यूजन और द ग्रेट सोसाइटी जो कि ग्राहम बालाज की थी, ग्रेट इल्यूजन नॉर्मल एंजन की थी, ये कल्याणकारी राज्य का समर्थन करती। फिर आर्थिक प्रबंधन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट व बाजार में हस्तक्षेप। तो सामाजिक कल्याण प्रदान करने के अलावा 20वीं शताब्दी में पश्चिमी सरकारों ने भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिबंधित यानी मैनेज करने के लिए करके समृद्धि करने की मांग व लाइसेफेयर का परित्याग किया। 1930 के दशक की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन और 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश ने बेरोजगारी के स्तर को बढ़ा दिया, जो मुक्त बाजार व्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन और परिणाम था। यहाँ से लगने लगा कि जो मुक्त व्यापार की आप बात करते हैं या मुक्त बाजार व्यवस्था की आप बात करते हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। इससे तो क्या बेरोजगारी आएगी, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, तो अब कुछ नया सोचने की बारी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी पश्चिमी राज्यों में बेरोजगारी को रोकने के लिए आर्थिक हस्तक्षेप को अपनाया गया। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने इसका व्यापक स्तर पर समर्थन किया। अपनी पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में आती है, में कीन्स ने शास्त्रीय आर्थिक उदारवाद को चुनौती दी और सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट को नकार दिया कि मार्केट स्वयं को रेगुलेट करता है, अधस्तांत होता है। ये सब चीजों को उन्होंने कहा दकियानुसी बातें। कीन्सियन नीतियों को की ऑफ लॉन्ग बूम की संज्ञा दी गई। की ऑफ लॉन्ग बूम यानी एक ऐसी की है जो बहुत ज्यादा जो बूम होने वाला है उसकी लिए एक चाबी है। हब हाउस के अनुसार संपत्ति समाज की देन है, राज्य को कर लगाने का अधिकार हो ताकि वह कल्याणकारी राज्य भली भांति काम कर सके। तो संपत्ति राज्य की देन है, समाज की देन है, तो राज्य के पास टैक्स लगाने के लिए पावर होनी चाहिए। हॉब्स हाउस मानते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व के बिना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संभव नहीं हो सकता। वह उदारवाद की कड़ी आलोचना करते हैं, जो क्लासिकल लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे राज्य, बाकी काम ना करे। तो इसका ये विरोध करते हैं एक प्रकार से। टॉनी अपनी पुस्तक इक्वालिटी में समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं तथा सकारात्मक कार्यवाही पर बल देते हैं। डीजी रिची अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस में सामाजिक न्याय हेतु कर लगाने का अधिकार, स्वतंत्रता के लिए समानता पर बल
मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन, सुधार हेतु क्रमिक परिवर्तन पर जोर देते हैं। लास्की तो 20वीं शताब्दी को संकटग्रस्त व संक्रमण काल मानते हैं। लास्की के अनुसार शास्त्रीय उदारवाद पर यथास्थिति का समर्थक बन गया है। जो शास्त्रीय उदारवाद है ये यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है, परिवर्तन चाहता ही नहीं। यह वर्तमान युग का अनुदारवाद है। तो ये अब वर्तमान युग का ये कंजर्वेटिज्म के रूप में साबित हो रहा है। उदारवादी विचारधारा का अतीत, वर्तमान, भविष्य पूंजीपति है जो वर्ग के निहित स्वार्थों में बंधा हुआ है। लास्की मानते हैं कि वर्तमान युग में पूंजीवाद के स्थान पर नई सामाजिक व्यवस्था जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रही है जो हमारी वैधानिक प्रणाली व राजनीतिक संरचना को बदलना चाहती है। लास्की का लोकतांत्रिक समाजवाद तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑफ लास्की। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता है। बात तो सही है। धन व अवसर की व्यापक असमानताएं रहती हैं, इसलिए जरूरी है कि योजनागत उत्पादन हो तथा उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण हो। वही 5 ईयर प्लानिंग हमारा सिस्टम ये बात करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये सोवियत मॉडल से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ये बात लास्की का समाजवाद ऐसा समाजवाद है जिसमें केंद्रीय लोकतांत्रिक सत्ता के माध्यम से संपत्ति का न्यायोचित वितरण किया जाता है तथा उस वितरण को पूरा करने के लिए उत्पादन का सुनियोजित विकास किया जाता है। फिर लास्की कहते हैं कि उद्योगों का संचालन सामाजिक आवश्यकताओं की दृष्टि से होना चाहिए जिसमें सामाजिक कल्याण का बढ़ावा मिले। तो उद्योगों का आप संचालन सामाजिक आवश्यकताओं की दृष्टि से कीजिए। अगर कोई दूर दराज का इलाका है और वहां पर फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता है जिससे कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ सके, मुख्यधारा से जुड़ सके, तो आपको जरूरी है कि आप वहां पर फैक्ट्री लगाएं। सामाजिक कल्याण मुख्य प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। मैकाइवर आधुनिक उदारवाद का प्रतीक है तथा 20वीं शताब्दी उदारवादी विचारक है। 20वीं सदी का उदारवादी विचारक है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाज कल्याण के राजनीतिक मूल्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। फिर 1980 के दशक तक आते आते उदारवाद 3 धाराओं में विभाजित हो गया। इसमें मूल अंतर व्यक्ति और समाज का संबंध था। क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वनिर्मित है या इसमें समाज का भी योगदान है, या क्या वह समाज के हिस्से के रूप में पहचाना जाता है। ये सब बातें आएंगी। क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वनिर्मित है, क्या व्यक्ति केवल अपने ऊपर ही निर्भर है, समाज का उसमें कोई योगदान नहीं, क्या वह समाज के हिस्से के रूप में पहचाना जाना चाहिए या नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न पर अलग अलग समझ होने के बावजूद तीनों धाराएं उदारवाद की मूल प्रस्तावनाओं जैसे कि व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा, कानून का शासन, सीमित शासन व उत्तरदायी सरकार को स्वीकार करते हैं। तो समकालीन जो उदारवाद है उसको पढ़ेंगे हम लोग। इसमें नव उदारवादी हैं, इच्छा स्वतंत्रवादी हैं और उदार समतावादी हैं। तो बेसिकली जो नव उदारवादी हैं उन्हें ही इच्छा स्वतंत्रवादी कह सकते हैं हम लोग। इसके प्रमुख विचारक हैयक, मिल्टन फ्रीडमैन और जेम्स बुकानन है। हैयक, मिल्टन फ्रीडमैन और जेम्स बुकानन है। और इसमें जो इच्छा स्वतंत्रवादी हैं इसमें प्रमुख विचारक है रॉबर्ट नॉजिक। फिर अन्य विचारकों में मिल्टन फ्रीडमैन है और फ्रेडरिक हैयक है। फिर उदार समतावाद, तो उदार समतावाद के प्रमुख विचारक हैं जॉन रॉल्स, अन्य में ब्रायन बेरी व रोनाल्ड डॉर्किन इसके महत्वपूर्ण थिंकर हैं समकालीन उदारवाद के। तो समकालीन उदारवाद में सबसे पहले नव उदारवाद का कॉन्सेप्ट आता है। तो नव उदारवाद के प्रणेता कौन कौन से हैं? 3 अर्थशास्त्री इसमें महत्वपूर्ण है, हैयक, मिल्टन फ्रीडमैन और जेम्स बुकानन। नव उदारवाद शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 1938 में पेरिस में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में गढ़ा गया था। इस सम्मेलन में वाल्टर लिपमैन, फ्रेडरिक हैयक व लुडविग वान मिल्स शामिल थे। इन्होंने मूल तंत्र की प्राथमिकता, मुक्त उद्यम, प्रतिस्पर्धा की प्रणाली व एक मजबूत और निष्पक्ष राज्य पर जोर देकर नव उदारवाद को परिभाषित किया। मॉन्ट प्लेरियन सोसाइटी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रसिद्ध शास्त्री व नव उदारवादी शास्त्रियों, दार्शनिकों व फ्रेडरिक हैयक, लुडविग वान मिल्स, मिल्टन फ्रीडमैन आदि से बनी इस मॉन्ट प्लेरियन सोसाइटी ने मुक्त बाजारों, व्यक्तिगत अधिकारों व खुले समाज के आदर्शों को आगे बढ़ाने का समर्थन किया। इन सरकारों के लोगों के ऊपर बढ़ती शक्ति से उत्पन्न सभ्यता के खतरों पर चिंतन व्यक्त किया गया। 1980 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के प्रशासन ने मॉन्ट प्लेरियन सोसाइटी के आदर्शों को लागू किया। यह राजनीतिक स्वतंत्रता की बजाय आर्थिक स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देते हैं। नव उदारवादी खुली अर्थव्यवस्था का पक्षधर है कि ये ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, किसी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर नव उदारवादी ये पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, यानी ये कैपिटलिज्म का समर्थन करते हैं
रोलिंग बैक ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि अब राज्य को फिर से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली स्थिति में चले जाना चाहिए। राज्य को बहुत ज़्यादा अब नैनी स्टेट वाली भूमिका है उसको कम कर देनी चाहिए। वैश्वीकरण के प्रसार से ही संतुष्ट थे। इससे क्या होगा, एलपीजी यानी जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन से जो समृद्धि है वो ज़्यादा बढ़ेगी। नव उदारवाद की विशेषताएं हैं तो ये संवैधानिक लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, यानी ये काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेसी है उसकी ये बात करते हैं। दूसरा, एक सीमित अर्थ में लोक कल्याणकारी राज्य के पक्षधर भी हैं। तो ये सीमित मतलब लिमिटेड रूप में राज्य थोड़ा बहुत वेलफेयर का काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वेलफेयर का काम ना करे, सीमित है, पर ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करने लगे। अधिकार, तो ये उदारवादी स्वतंत्रता को व्यक्तिगत मानते हैं। तो अधिकार यहाँ पर उदारवादी हैं और ये स्वतंत्रता को व्यक्तिगत मानते हैं। हैक, प्रजातंत्र स्वतंत्रता को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। प्रजातंत्र स्वतंत्रता को बनाए रखने का, डेमोक्रेसी में ही हमें विचार की व्यक्ति होती है, हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रजातंत्र को स्वीकार करते हुए भी इसे भीड़ तंत्र में नहीं बदलना चाहिए। तो हम प्रजातंत्र को स्वीकार करें लेकिन ये टायरनी ऑफ मेजोरिटी ना हो जाए, जो टाकविले बात करते हैं, डिटॉकविले जो बात करते हैं कि मेजोरिटी की तानाशाही ना इस्टेब्लिश हो जाए। राज्य को अधिक महत्व देता है, इसके अनुसार राज्य न्यूनतम तो होना चाहिए, लेकिन जो कार्य राज्य के हैं उसमें वह सदृढ़ होना चाहिए। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम राज्य का है तो वो उसमें स्ट्रांग रहे, ऐसा नहीं कि वहां पर भी फेल हो जाए और एक सॉफ्ट स्टेट की तरह काम करे। यह राज्य की कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर भी हामी भरता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय साम्यवाद, फांसीवाद व सामाजिक प्रजातंत्र के विकल्प के रूप में सामने आया था। साधारणतः स्वतंत्रता में नैतिकता की अपेक्षा व्यवहारिकता को अधिक महत्व देता है। तो स्वतंत्रता में नैतिकता की बजाय व्यवहारिकता पर ज्यादा बल देता है। वे नाजी की तरह व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की नैतिक व्याख्या नहीं करते हैं। नव उदारवादी पूंजीवाद के समर्थक होने के साथ साथ समाजवाद के घोर विरोधी हैं। वे मानते हैं कि समाजवाद असच्छता क्षमता पैदा करता है, यानी इनकैपेबिलिटी पैदा करता है का प्रतीक है, जो समाज में संघर्ष बढ़ाता है और शक्ति का केंद्रीकरण इसकी प्रमुख विशेषता है। जो पावर है उसका ये सेंट्रलाइजेशन करने का काम करता है। नव उदारवाद की आलोचना, तो विशेष रूप से वर्ष 2009 के वित्तीय संकट के बाद नव उदारवाद की आलोचना होने लगी थी। जो लिबरल वर्ल्ड है या जो ओपन इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनका आलोचनाएं होने लगी थी। बाजार का कट्टरवाद, ये भी एक काइंड ऑफ इसकी आलोचना है। यहाँ पर बाजार को ही केवल मेन फोर्स माना जाता है। कारपोरेट प्रभुत्व, तो बड़ी बड़ी एमेंसियाँ हैं वो पूरे इकोनॉमी में पूरा कब्जा कर लेती हैं और फिर जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उस प्रकार की क्राइसिस हो जाती है। वैश्वीकरण के खतरे भी हैं, तो इससे गरीबी अमीरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो पीपल्स हैं उनका इतना ज़्यादा काइंड ऑफ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है कि जो अन्य खतरे हैं या नॉन स्टेट एक्टर हैं वो भी प्रभावी होते जा रहे हैं। फिर असमानता बढ़ ही रही है। थॉमस पिकेटी की पुस्तक है कैपिटल इन 20th सेंचुरी, उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उसने बताया है कि जो वेल्थ है वो केवल 80% लोगों के पास, या जो पूरी वेल्थ है वो केवल कुछ लोगों के पास, फॉर एग्जांपल 1% लोगों के पास रह गई है और 99% लोग साधारण वेल्थ में ही काम चला रहे हैं। उनके पास जो 1% लोग हैं उनके पास 99% वेल्थ है और जो 99% लोग हैं उनके पास 1% वेल्थ है, ऐसा वो बोलता है। तो इससे असमानता तो फैलेगी। मानव भलाई की चिंता का अभाव है, तो अब मानव की भलाई नहीं कारपोरेट की भलाई की बात की जाती है। तो रेड कारपेट किसके लिए बिछाया जाता है? जो कारपोरेट घराने हैं, एमएनसीज के लिए बिछाया जाता है। मानव की, व्यक्ति की कोई बात ही नहीं हो पा रही, ये बात है जो कि खतरनाक है। तो आगे हम इच्छा स्वतंत्रवादियों को पढ़ेंगे, लिबर्टेनिज्म को पढ़ेंगे। तो उसके लिए चलिए देखते हैं इसको, इच्छा स्वतंत्रवाद। तो लिबर्टेनिज्म को न्यू क्लासिज्म या न्यू राइट्स भी कहा जाता है। तो न्यू क्लासिज्म या न्यू राइट्स भी इसको कहा जाता है। यह नकारात्मक उदारवाद का समकालीन रूप है जो समानता की बजाय स्वतंत्रता पर बल देता है। तो ये समानता नहीं बल्कि किस पर बल देता है? स्वतंत्रता पर बल देता है। एफ हायक हैं कि मुक्त आर्थिक क्षेत्र व राज्य के समाज कल्याणकारी कार्यों से हाथ वापस खींचने, यानी रोलिंग बैक ऑफ स्टेट जैसे विचारों को इंग्लैंड में 1990 के दशक में मार्गरेट थैचर व यूएसए के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने समर्थन दिया था। तो यही बात है कि अब नैनी स्टेट बन चुका था। जीवन से लेकर मरण तक राज्य लोगों की सेवाएं कर रहा था, जो सस्टेनेबल नहीं था। राज्य इससे अपनी जो
जो कार्य है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, कहीं ना कहीं उसके साथ कंप्रोमाइज कर रहा था, तो उसको काइंड ऑफ एक कुशन देने के लिए, उससे राज्य को बाहर निकालने के लिए इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं लाई गई। इसी से भूमंडलीकरण, उदारीकरण व निजीकरण का आरंभ हुआ और वैश्विक अर्थव्यवस्था में WTO जैसे संगठनों का आगमन हुआ। एफ.ए. हैयक स्वतंत्रवाद के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। एफ.ए. हैयक को लिबर्टेरियनिज्म का प्रवर्तक कहा जा सकता है। स्वतंत्रवादियों का मुख्य तर्क है कि फिसलन वाली चढ़ाई, स्लिपरी स्लोप परिस्थितियां और परिणामों की समानता को हासिल करने के लिए कल्याणकारी राज्य का खर्चा बढ़ जाता है। तो बेसिकली अगर कल्याणकारी राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थिति पे आता है और कल्याण करना स्टार्ट कर देता है, तो इससे क्या है, ये एक स्लिपरी स्लोप है कि आप लोगों को कितना भी दे दीजिएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप फिर भी उसकी जो पूर्ति है नहीं कर पाएंगे लोगों को। अगर जब तक लोगों के अंदर आप कैपेसिटी, क्षमता नहीं डेवलप करेंगे, लोगों को आप रोटियां बांटते जाएंगे, लोगों को आप मछली देते जाएंगे, लेकिन उनको मछली पकड़ना नहीं सिखाएंगे, तो लोग तो भूखे हमेशा रहेंगे। तो ये एक स्लिपरी स्लोप है, यानी कि आप पहले आगे बढ़ाएंगे लोगों को, फिर वो पीछे चले जाएंगे। तो इससे परिस्थितियों परिणामों की समानता को हासिल करने के लिए कल्याणकारी राज्य का खर्चा, अब आपका खर्चा धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। इससे राज्य की दखल अंदाजी बढ़ती जाएगी और दासता का मार्ग पैदा होगा, जिससे समता को नुकसान होता है। समानता की चढ़ाई में समता फिसल जाती है। तो अगर हम समानता की ओर बढ़ रहे हैं तो इससे क्या होगा कि स्वतंत्रता कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। स्वतंत्रवाद की विशेषताएं हैं, तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म है, ये की पुनर्वृत्ति है। तो इसका फिर से इसको रिएटरेट करने की बात करता है। जो क्लासिकल लिबरलिज्म के जो सिद्धांत थे, उनको राज्य की तुलना में व्यक्ति पर इस पर फिर से बल लाया जाता है। हस्तक्षेप व पुलिस राज पर जोर देता। तो अब ये हस्तक्षेप और पुलिस राज की बात करता है, नॉन इंटरफेरेंस, और पुलिस स्टेट की बात करता है। प्रगति व न्याय में प्रगति पर बल देता है। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर आप समानता को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप समानता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, समानता को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक हैं, रचनात्मक न्याय के विरोधी हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात नहीं करते हैं कि आप लोगों को रोटी कपड़ा मकान मत दीजिए, आप अवसर की समानता ला दीजिए, अवसर सबके लिए इकट्ठा कर दीजिए, जिसके पास जितनी योग्यता होगी अपने से वो कमा खा लेगा। समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संकट है, ऐसा ये मानते हैं कि समाजवाद से क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता संकट में चली जाती है। सीमित सरकार, लेसा फेयर, राज्यप्रहरी राज, मिनिमल स्टेट और LPG का समर्थन करते हैं। वही जो हम लोगों ने क्लासिकल लिबरलिज्म में पढ़ रखा है, ये वही बातें हैं और कुछ नहीं। ये फिर है कि पुस्तक है द रोड टू सर्वडम, ये 1944 में आती है, द रोड टू सर्वडम। फिर लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, रॉबर्ट नॉजिक की एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, 1972 में आती है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। नॉजिक की इस पुस्तक में जॉन रॉल्स के उदार समतावादी न्याय सिद्धांत का विरोध किया गया है तथा न्याय का आधिकारिकता सिद्धांत दिया गया। फिर इजाया बर्लिन ये टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी देते हैं, ये उनकी पुस्तक 1998 में आती है, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। और 4 एसे ऑन लिबर्टी, 1969 में बुक आती है इनकी। फिर मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये 1972 में बुक आती है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। फिर मुर्रे रोथबार्ड की पुस्तक है, या मुर्रे रोथबार्ड के बारे में देखते हैं। उन्होंने नेताओं और नौकरशाहों को चोरों का गिरोह कहा है, गैंग ऑफ थीव्स कहा है, तथा केंद्रीय बैंक को विधायी कपट यानी लेजिस्लेटिव फ्रॉड कहा है, तथा कल्याणकारी राज्य का विरोध किया। इच्छा यानी जो लिबर्टेरियन सोशलिस्ट हैं, लिबर्टेरियन अब सोशलिस्ट भी आते हैं इसमें, तो इच्छा स्वतंत्रवादी समाजवादी, इसमें नॉम चॉम्स्की हैं, फ्रांज काफ्का हैं, जर्मनी के हैं, नॉम चॉम्स्की यूएसए के हैं। राज्य समाजवाद की बजाय विकेंद्रित समाजवाद पर बल दे, यानी डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म की बात ये करते हैं। बेसिकली यही है कि आप ग्रास रूट लेवल पे जाके विकास करिए, ग्रास रूट लेवल पे जाके विकास करिए। स्वतंत्रवादी के आलोचक हैं इमैनुअल वालेनस्टीन, रॉल्स, अमर्त्य सेन। फिर अन्य जो इसमें आलोचक हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ और नॉम चॉम्स्की। इच्छा स्वतंत्रवादी की 3 प्रमुख धाराएं मानी जाती हैं और इसका निर्धारण अतिवाद के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है कि आप किस प्रकार से कितने स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो एक तो नियो लिबरलिज्म है, इसमें हैयक और मिल्टन फ्रीडमैन आते हैं। ये थोड़े बहुत वेलफेयर की बात करते हैं कि आप चलिए थोड़ा बहुत वेलफेयर, आप लिमिटेड वेलफेयर कर सकते हैं। इंडिविजुअल एनार्किस्ट, इसमें मुर्रे रोथबार्ड और डेविड फ्रीडमैन आते हैं। तो ये काइंड ऑफ स्टेट के इंटरफेयर की बात बिल्कुल नहीं करते हैं कि स्टेट कहीं से कहीं तक इंटरफेयर ना करे। फिर न्यूनतम इच्छा स्वतंत्रवादी, ये मिनिमल स्टेट लिबर्टेरियन है, रॉबर्ट नॉजिक और RN रैंड हैं। ये किसी भी प्रकार के राज्य के वेलफेयर से ये
दरकिनार करते हैं अपने आप को कि राज्य किसी प्रकार का वेलफेयर नहीं करेगा, राज्य का काम है केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पहली धारा में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के न्यूनतम हस्तक्षेप को स्वीकार करता है, जिसमें फ्रेडरिक हायक है और मिल्टन फ्रीडमैन है इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है, जो स्वतंत्र बाजार और सीमित सरकार के आदर्श की पुरजोर वकालत करते हैं और वह मानते हैं कि आधुनिक सरकारें लोक कल्याण, शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं उससे बेहतर निजी क्षेत्र में काम हो सकता है। हालांकि ये पूर्ण रूप से सरकार का निषेध नहीं करते हैं, वही बात जो बताई गई, पूर्ण रूप से सरकार का निषेध नहीं करते हैं और सरकार को एक न्यूनतम आवश्यक कार्य करने के लिए आवश्यक मानते हैं कि आप कुछ मिनिमल फंक्शन है जो आप करिए, चलिए ठीक है वो आप कर सकते हैं। इस धारा को नव उदारवादी या नियो लिबरलिस्ट कहा जाता है। दूसरी धारा अतिवादी है, इसे इच्छा स्वतंत्रवादी या व्यक्तिवादी अराजकतावाद कहा जाता है, जिसे अराजक पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी एनार्किस्ट कैपिटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। यह दृष्टिकोण मुख्यतः मोरे रोथबार्ड और डेविड फ्रीडमैन का है, जो मिल्टन फ्रीडमैन के सुपुत्र हैं, डेविड फ्रीडमैन का है, जो मानते हैं कि राज्य का कोई भी कार्य आवश्यक कार्य नहीं, देयर इज नो वर्क ऑफ स्टेट विच इज नेसेसरी। यहाँ तक कि पुलिस सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा भी निजी फर्मों को दे दी जानी चाहिए। वही है कि हर चीज को आप प्राइवेटाइज कर दो, पुलिस और जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भी आप प्राइवेट फर्म को दे दीजिए। इसके अनुसार इच्छा स्वतंत्रवाद को सीमित सरकार की अपेक्षा सरकार नहीं का समर्थन करना चाहिए, सरकार ही ना हो। इन दो अतिवादी धाराओं के मध्य तीसरी धारा को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार राज्य का कार्य नागरिकों की स्वतंत्रता, जीवन व संपत्ति की रक्षा करना। इसे कई बार न्यूनतम राज्य इच्छा स्वतंत्रवाद या इच्छा स्वतंत्रवाद के नाम से भी पुकारा जाता है और आयन रेंड और रॉबर्ट नॉजिक जैसे विद्वानों का दृष्टिकोण इसमें महत्वपूर्ण है। एफ ए हायक क्या बोलते हैं कि हायक ने बिवरेज रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में अपनी पुस्तक रोड टू सर्वडम लिखी थी। हायक ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया तथा प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था को बेहतर माना। हायक क्या कहते हैं, हायक जेम्स मेडिसन, लॉर्ड एक्टन, स्पेंसर, अलेक्स डी टॉकविले की तरह कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं। फिर हायक ने अपनी पुस्तक लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी के व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। तो लॉ, लेजिस्लेशन और लिबर्टी में हायक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। हायक स्वतंत्रता को सामाजिक प्रगति का साधन मानते हैं तथा सामाजिक न्याय के विचार को निरर्थक मानते हैं। सामाजिक जो सोशल जस्टिस का जो आइडिया है ये रोड टू सर्वडम इसको ये कहते हैं। समानता के विरोध करते हुए हायक अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर करते हैं। हायक के अनुसार गरीब लोग दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्भाग्य ऐसी चीज है, अन्याय क्या है, अगर आप किसी के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं या किसी को जबरदस्ती किसी के साथ आप उसका हक मार रहे हैं तो ये अन्याय है। दुर्भाग्य क्या है कि आप जो अपनी जो संसाधन है उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी दे दिया जाए लेकिन आप पैसा पा के क्या करेंगे, उसको दारू शराब जो उड़ा देंगे। तो यही बात है कि तो गरीब लोग हैं ये दुर्भाग्य का सब काइंड ऑफ शिकार हैं, ये अन्याय का शिकार नहीं। ये है व्यक्तिवाद, अणुवादी समाज और बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। फिर इजाया बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में नकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर दिया। इनका मानना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता से राज्य का हस्तक्षेप हमारे जीवन पर बढ़ जाता है। इसका प्रभाव ये होता है कि हमारी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाती है। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, यानी ये लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। स्वतंत्रता क्या है? लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। तो स्वतंत्रता ऐसी रोटी है जिसे सबको बांटने के स्थान पर कुछ लोगों को ही बांटना चाहिए। इसे सबको नहीं दिया जा सकता, इसे कुछ लोगों में ही बांटा जाना चाहिए। जय बर्लिन मूल्य बहुलवादी विचारक हैं, यानी वैल्यू प्लूरलिज्म वाली थिंकर हैं ये। इनके अनुसार मनुष्य के हितों व उद्देश्यों के बीच स्थायी मतभेद पाए जाते हैं। सारे प्रचलित मूल्यों में किसी मूल्य को गौण नहीं माना जा सकता, जो जैसा है वैसा है। परस्पर विरोधी मूल्यों में मतभेद मिटाना जरूरी नहीं है। तो बेसिकली वैल्यू प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। इनका मानना है कि आप फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे मूल्य हैं, स्वतंत्रता का मूल्य है, समानता का मूल्य है, न्याय का मूल्य है। तो आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, एक हायरार्की सेट नहीं कर सकते हैं कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी है या समानता उसके बाद आएगी या न्याय सबसे लास्ट में आएगा कि न्याय सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए न्याय, किसी व्यक्ति के लिए समानता। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। आप किसी के ऊपर अपनी बात को थोप नहीं सकते हैं। बात यह है कि हर मूल्य अपने आप में महत्वपूर्ण है और किसी भी मूल्य की आप अवहेलना नहीं कर सकते। जय बर्लिन के अनुसार बहुलवाद मानव प्रकृति का अनिवार्य तत्व है। इसे मान्यता देना मानव सभ्यता और उन मूल्यों तथा संस्थाओं की रक्षा के लिए जरूरी है जिन्होंने मनुष्य के कल्याण में योगदान दिया। बर्लिन नकारात्मक उदारवाद को बहुलवाद के अनुरूप और स्वतंत्र समाजों का लक्षण मानता है तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है। राजनीतिक स्वतंत्रता को ये नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है।
फिर नॉजिक, तो ये अर्ध अराजकतावादी विचारक है, ये सेमी एनार्किस्ट थिंकर है, इसकी पुस्तक है एनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में आती है। न्याय के हकदारी सिद्धांत का समर्थन किया है, यानी एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करता है। नॉजिक न्यूनतम राज्य यानी मिनिमल स्टेट व नाइट वॉचमैन स्टेट का समर्थन करता है तथा प्रगतिवादी करारोपण को बेकार मानता है। अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा रहे हैं, गरीबों से लेके अमीरों से लेके गरीबों को आप दे रहे हैं, तो इससे क्या है, ये आप मधुआ मजदूरी करवा रहे हैं। नॉजिक संपत्ति के अधिकार को मानव अधिकार मानता है और पेटेंट अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। तो बेसिकली यही है जो नॉजिक है, ये बहुत ज़्यादा लॉक से प्रभावित था, और जो एक लॉकियन प्रोविजो करके एक कॉन्सेप्ट भी देता है, जो लॉक ने बताया था कि संपत्ति के ऊपर एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन लग सकता है कि आप कितनी भी संपत्ति अपनी योग्यता के अनुसार कमा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप इतनी संपत्ति ना अर्जित कर लें कि जिससे दूसरों के जो अवसर हैं संपत्ति कमाने के, वो छिन जाए। तो आप संपत्ति तो कमा सकते हैं, लेकिन उस पर एक प्रतिबंध है कि आप उतनी संपत्ति हासिल कर सकते हैं जिससे कि दूसरों की स्थिति पहले से बेकार ना हो जाए। मिल्टन फ्रीडमैन, हस्तक्षेप उदारवादी फ्रीडमैन, अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में यह मानते हैं कि पूंजीवाद स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, अर्थात पूंजीवाद और स्वतंत्रता के में निकट संबंध है। क्योंकि आपके पास फ्रीडम रहेगी तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आप प्रगति कर सकते हैं। सरकार को वही कार्य करना चाहिए जिसे बाजार व्यवस्था बिल्कुल नहीं संभाल सकती। तो बाजार व्यवस्था जिन चीज़ों को नहीं संभाल सकती है, उन चीज़ों को कार्य, फॉर एग्जाम्पल सेना वगैरह का काम राज्य कर सकती है, और बाकी कार्य राज्य ना करे तो बढ़िया है। उदार समतावाद, लिबरल इगैलिटेरियनिज्म, तो समतावादी इगैलिटेरियन या उदार समतावादी लिबरल इगैलिटेरियनिज्म, समतावाद को कल्याणकारी राज्य उदारवाद भी कहा जाता है। समतावाद को कल्याणकारी राज्य उदारवाद भी कहा जाता है। 1970 के बाद उद्भवित ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में समता की बजाय समानता व कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया गया। तो इसमें इक्वालिटी और वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। सकारात्मक उदारवाद के समकालीन समर्थक हैं ये, जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, इसके ये समकालीन समर्थक हैं। वर्तमान में अगर पॉजिटिव लिबरलिज्म का कोई झंडा लिए खड़ा है तो ये लिबरल इगैलिटेरियन वाले। विचारक कौन से हैं? जॉन रॉल्स हैं, वही देखा था जॉन रॉल्स के बारे में। फिर सीवी मैकफर्सन है, क्रिएटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट देते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम का, रचनात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं ये। अमर्त्य सेन इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी की बात करते हैं। डार्किन इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है। एरिक टेकोवस्की, फिर एमी गेटमैन, ब्रूस एकरमैन, अर्नेसन, रोमर और ब्रायन बेरी। रॉल्स, डार्किन, जी.ए. कोहेन, ब्रूस एकरमैन, अर्नेसन, रोमर को बिल किमली का उदार समतावादी या वाम उदारवादी बोलती है, लेफ्ट इगैलिटेरियन बोलती है, यानी इनका झुकाव समाजवाद की ओर है या लेफ्ट की तरफ है। ऐसे उदारवादी जिनका झुकाव समाजवाद की तरफ या उदारवादियों जो साम्यवाद है उसकी तरफ है हल्का सा। उदारवाद ने रॉल्स ने उदारवाद के दार्शनिक आधार में अमूलचूल परिवर्तन किया। जॉन रॉल्स 17वीं शताब्दी में स्थापित उदारवाद व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का दर्शन था। इसमें राज्य की भूमिका न्यूनतम थी। 19वीं शताब्दी में उपयोगितावाद के उदय के साथ उदारवाद का आधार परिवर्तित हो गया। राज्य को महत्व मिला तथा उसका दायित्व बना कि वह समाज में अधिकतम व्यक्तियों की उपयोगिता के लिए कार्य करे। रॉल्स ने उपयोगिता के सिद्धांत को चुनौती दी तथा पुनः सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार कर एक उदार समतावादी राज्य का चिंतन दिया। समतावादी सार्वजनिक नीति निर्माण में समानता पर जोर देने के कारण इन्हें समतावादी कहा जाता है। ये एक न्यायपूर्ण समाज में सामाजिक आर्थिक वस्तुओं का वितरण आवश्यक मानते हैं। ये संपत्ति के केंद्रीकरण के विरोधी हैं तथा न्यूनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ की बात करते हैं, यानी कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग हैं, जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, पंक्ति में अंतिम में खड़े हुए व्यक्तियों के ये अधिकतम लाभ की बात करते हैं तथा पेंशन योजना को स्वीकार करते हैं। ये उदार समतावादियों का मानना है कि राज्य का मुख्य कार्य लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करना है तथा उनमें मानवता का विकास करना है। तो इनका मानना है कि लोगों की क्षमताओं को आप बढ़ाइए, लोगों को आप मछली मत दीजिए, आप उन्हें मछली पकड़ना सिखाइए। अगर आप उन्हें मछली पकड़ना सिखा देंगे तो वो आपसे फिर मछली मांगना बंद कर देंगे और वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो आत्मनिर्भरता यानी कैपेसिटी बिल्डिंग आप कीजिए, जो रॉल्स भी ऐसा कहता है। उदार समतावादियों की विशेषता तो ये सकारात्मक उदारवाद की पुनरावृत्ति है, ये रिवाइवल ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म है, जहाँ पर राज्य को एक सकारात्मक फोर्स की तरह, पॉजिटिव फोर्स की तरह देखा जा रहा है कि राज्य लोगों की जो रोटी कपड़ा मकान है उसको काइंड ऑफ उसको दे और लोगों को सक्षम बनाए कि वो अपनी जो फ्रीडम है उसको सही से एंजॉय कर पाए। नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों का इसमें मिश्रण देखा जा सकता है। तो इस बर्लिन में हम देख सकते हैं
ऐसा मिश्रण। फिर तात्विक न्याय में विश्वास किया जाता है कि सब्सटेंटिव जस्टिस की बात या सब्सटेंटिव जस्टिस की बात की जाती है, यानी कि आप न्याय तो दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रक्रियाओं को केवल और केवल फेयर बना के कह रहे हैं कि न्याय है, कानून के समक्ष न्याय है, आप कोई व्यक्ति अमीर नहीं, कोई व्यक्ति गरीब नहीं। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन आप न्याय की व्यवस्था ऐसे करिए जो कि सब्सटेंटिव हो, इन द सेंस कि आप अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो वकील या न्यायालय का चक्कर नहीं लगा सकता है, तो उसे आप लीगल एड दीजिए। तो लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट है भारत में, वो इसी से संदर्भित है, तात्विक न्याय का ही परिणाम है कि आप लोगों की कैपेसिटी को इनहेंस करिए, कुल मिला के लोगों को सक्षम बनाइए कि जो करना चाहते हैं कर लें, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरा करें, सकारात्मक कार्यवाही में विश्वास करते हैं, यानी अफर्मेटिव एक्शन, या भारत में इसे रिजर्वेशन कह सकते हैं, पर ये विश्वास करते हैं, प्रगति व न्याय का समर्थन ये करते हैं। और फिर सृजनात्मक स्वतंत्रता, ये बेसिकली मैकफर्सन बात करता है कि आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम हो, यानी आप जो करना चाह रहे हैं आप वो करने के लिए स्वतंत्र हो, राज्य ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराए। तो यही है। तो आपको होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो इसमें दोस्तों अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है उसको भी ले सकते हैं, थैंक्स के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।